हेलो बच्चों, मैं हूं सारांश गुप्ता और ई सरल की फिजिक्स रिवीजन सीरीज में आपका बहुत 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 स्वागत है। वेलकम। आज हम जो है वेव ऑप्टिक्स का पूरा चैप्टर रिवाइज करेंगे, माइंड मैप भी देखेंगे। गजब का माइंड मैप है इसका, एकदम इतना बढ़िया माइंड मैप बनाया है इसका, मजा आ जाएगा आपको। देखो, इस पूरे चैप्टर का हम एक एक जो टॉपिक है, हाइगन प्रिंसिपल एंड देन वाईडीएससी, उसके वेरिएशंस, फिर इंटरफेरेंस, फिर उसके बाद में डिफ्रैक्शन, फिर उसके बाद में रिजोल्यूशन ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, फिर पोलराइजेशन, सब कुछ इसमें रिवाइज करेंगे। ये एक काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। चलिए, तो इसका माइंड मैप देखते हैं। सबसे पहले इसका जो माइंड मैप है, देखिए दो पार्ट में इसका माइंड मैप बना है। एक माइंड मैप ये है इसका, और दूसरा माइंड मैप देखिए इसका ये है। अब आप देखिए, ये जो माइंड मैप बना है ना, इसके ये दोनों पार्ट हैं, देखिए ये और ये वाला पार्ट, इसका पता है आपको, एक एक इमेजेस लाइन बाय लाइन टीम ने बड़ी मेहनत करके बनाई है यार, बहुत मेहनत लगी है इसमें। देखिए सारे डायग्राम्स, ये फ्रिंजेस कैसी दिख रही हैं, इधर देखिए ये फ्रिंजेस कैसी दिखेंगी, ठीक है ना। फिर उसके बाद में ये वाली फ्रिंजेस कैसी है, इंटेंसिटी का वेरिएशन कैसा होता है, एवरीथिंग, ताकि आप विजुलाइज कर पाए और ये चीज आपके दिमाग में ऐसे फिट हो जाए और सबसे इंपॉर्टेंट फिजिक्स से मोहब्बत हो जाए। तो देखिए ये जो चीजें हैं, इसको आप अच्छे से काम में लीजिए। इन माइंड मैप्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अब एक चीज सोच के देखिए, अभी जो हम रिवीजन करेंगे ना, आप देखेंगे कि इतने बढ़िया बढ़िया एनिमेशंस की मदद से हम पूरा रिवाइज कर रहे हैं यार। एक एक रिवीजन वीडियो बनाने में ना बहुत मेहनत लगती है, बहुत मेहनत। एक एक एनिमेशन बनाने में, एक एक इमेज बनाने में टेक्स अ हेल लॉट ऑफ टाइम। तो आप सोच के देखिए, जब रिवीजन वीडियोस में ऐसा मिलने वाला है आपको, तो जो ई सरल के पूरे वीडियोस हैं, डिटेल्ड वीडियोस हैं, उसमें क्या गदर मचाई होगी। मतलब उसमें यार ई सरल टीम ने पूरा होल एंड सोल डाला है, पूरी आत्मा डाल रखी है उसमें। आप ई सरल ऐप को जरूर से एक्सप्लोर करना। आप प्ले स्टोर पे जाओगे ना, तो वहां पर ई सरल ऐप मिलेगी आपको, आप ई सरल सर्च कर लेना, ऐप इंस्टॉल कर लेना। उसमें आप एक्सप्लोर करना, देखना वीडियो लेक्चर से कैसे आपको समझ में आता है। ये सिंपली बोर्ड पे मार्कर से पढ़ाए हुए वीडियो लेक्चर्स नहीं है यार, ये पूरे विजुलाइज करते हुए, विजुलाइजेशन के साथ में बनाए हुए लेक्चर्स हैं। मजा आ जाएगा, फिजिक्स दिखने लग जाएगी, केमिस्ट्री दिखने लग जाएगी, और मैथ्स आपको ऐसी समझ में आएगी जो इनकी गुप्ता सर ने पढ़ाई है कि मजा आ जाएगा एकदम। तो आप एक्सप्लोर करें। देयर इज अ फ्री ट्रायल फॉर यू। आप सोच के देखिए, टीम ने इतनी मेहनत करी है, ऐसा अफोर्डेबल सोल्यूशन बनाया है सरल का। पूरा सिस्टमैटिक प्रिपरेशन होती है। पहले हम वीडियोस देखते हैं, फिर उसके बाद में हर वीडियो के कॉरस्पॉन्डिंग हमें शीट्स मिलती है ई सरल की, जिसमें सवाल देते हैं कि भाई इस वीडियो के कॉरस्पॉन्डिंगली ये क्वेश्चंस आपको करने हैं। फिर आपका टेस्ट होता है, टॉपिक वाइज टेस्ट है। सो मच इज देयर टू एक्सप्लोर। तो एक्सप्लोर कीजिए। ये तैयारी करने का नीट, आईआईटी, जेई फाउंडेशन क्लासेस का इतना अफोर्डेबल तरीका है कि आपको कोई तकलीफ नहीं आएगी। आपके पेरेंट्स पे करते हैं आपके लिए, ध्यान रखिए, आप पे नहीं करते हैं, आपके पेरेंट्स पे करते हैं। तो यार ये इतना अफोर्डेबल सोल्यूशन बनाया है कि मजा आ जाएगा, ठीक है। तो ई सरल ऐप एक्सप्लोर करना ना भूलें, वहां आपको पूरे कंटेंट की एक फ्री ट्रायल भी मिलेगी, ठीक है। चलिए चालू करते हैं अब वेव ऑप्टिक्स का रिवीजन। सबसे पहले अपन देखते हैं हाइगन प्रिंसिपल, ठीक है ना। देखो इस प्रिंसिपल पे भी काफी सवाल आते हैं, इसलिए इसको भी हम डिटेल में रिवाइज करेंगे। क्या कहता है ये हाइगन प्रिंसिपल? ईच पॉइंट ऑफ वेव फ्रंट इज ए सोर्स ऑफ सेकेंडरी डिस्टर्बेंस एंड द वेवलेट इमेनेटिंग फ्रॉम दिस पॉइंट स्प्रेड आउट इन डायरेक्शन विद द स्पीड ऑफ वेव। तो यार जो हर पॉइंट होता है ना वेव फ्रंट का, वो एक सोर्स होता है और वो सेकेंडरी वेव फ्रंट या सेकेंडरी वेवलेट्स प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना। देखो ये सेकेंडरी वेवलेट्स पूरे एनिमेशन के साथ दिख रहा है हमको। देखो ये ऐसे इसने वेव फ्रंट्स प्रोड्यूस करे। फिर क्या होता है, इनको सेकेंडरी वेवलेट्स बोलते हैं, ठीक है। नाउ इफ वी ड्रॉ अ कॉमन टेंजेंट टू ऑल दीज स्फीयर्स वी ऑब्टेन अ न्यू पोजीशन ऑफ वेव फ्रंट एट अ लेटर टाइम। अगर इस पे हम टेंजेंट बनाते ना, तो देखो इनसे स्फेरिकल वेव फ्रंट्स निकले, इन पॉइंट से स्फेरिकल वेव फ्रंट निकलते हैं। तो देखो ये एक लाइन का वेव फ्रंट, एक लाइन बन गया बेसिकली, ठीक है। चलिए इसी तरह से अगर अपन देखें, एक पॉइंट सोर्स है, तो देखिए वो स्फेरिकल वेव फ्रंट प्रोड्यूस कर रहा है।
अब जो हर पॉइंट होगा इसका वो एक सोर्स होगा जो सेकेंडरी वेव फ्रंट्स निकालेगा। तो देखिए देखिए वेव फ्रंट्स निकले हर के। अब इनको टेंजेंट बनाएंगे तो इनका टेंजेंट जो बनाएंगे तो वो एक और सरफेस बनेगा, वो स्फीयर बनेगा। तो देखिए ऐसे हाइगन प्रिंसिपल से वेव फ्रंट्स का फॉर्मेशन अपन करते हैं। ठीक है, चलिए अब अगर एक चीज देखें, मान लीजिए ये एक वेव फ्रंट है, इंसिडेंट वेव फ्रंट है, प्रिज्म पे इंसिडेंट हो रहा है। अब सवाल आ चुके हैं कि बताइए ये वेव फ्रंट फाइनली फिर इससे रिफ्रैक्ट होने के बाद में कैसा हो जाएगा। देखिए इसको अपन कैसे करते हैं, इसका हर पॉइंट मान लीजिए एक आदमी है, एक रनर है, इसका हर पॉइंट 4 पॉइंट ले लिया हमने, ये इस वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर भाग रहा है। तो ये आदमी ऐसे भाग रहे हैं, ये एयर है और ये प्रिज्म है, प्रिज्म का म्यू मान लीजिए म्यू है। प्रिज्म में स्पीड कम हो जाती है लाइट की, प्रिज्म में स्पीड कम हो जाती है लाइट की, तो मतलब इन आदमियों की स्पीड कम हो जाएगी इस प्रिज्म में। देखिए इस तरह से अपन समझेंगे इसको, तो आप कोई सा भी वेव फ्रंट किसी भी चीज से निकलता हुआ बना सकते हैं। तो देखो ये आदमी चला, अभी एयर में सबकी स्पीड सेम है, तो यहां तक, यहां तक, यहां तक और ये यहां तक, इन चारों की जो स्पीड है सेम होगी। अब ये भाई साहब तो घुस गए प्रिज्म में, तो अब इसकी स्पीड धीरे हो जाएगी इन भाई साहब की। तो जितनी देर में ये यहां पहुंचेगा उतनी देर में ऊपर वाला, क्योंकि उसको कम स्पीड वाले एरिया से कम डिस्टेंस ट्रेवल करना है, वो थोड़ा सा आगे पहुंच जाएगा, वो थोड़ा सा आगे पहुंच जाएगा, तो इससे थोड़ा सा आगे पहुंच जाएगा, ये थोड़ा सा और आगे पहुंचेगा, बेसिकली थोड़ा सा और आगे पहुंचेगा, ये थोड़ा सा और आगे पहुंचेगा, तो ये कुछ ऐसे आगे पहुंचेगा। तो इनको ज्वाइन कर देंगे अपन, देखो इनको ज्वाइन कर देंगे तो ये नया वेव फ्रंट आ गया, ये नया वेव फ्रंट आ गया। ठीक है, तो ऐसे सोच लिया करो कि 4 आदमी हैं, ये कम डिस्टेंस चल पाएगा क्योंकि ये इसकी स्पीड धीरे हो गई, स्पीड धीरे हो जाती है ना लाइट की इसके अंदर में। ठीक है, तो ये नया वेव फ्रंट बन गया। चेक कर लो, देखो अगर लाइट रेज हम देखें, ये लाइट की रे है, तो वो प्रिज्म से ऐसे परपेंडिकुलर, वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर, तो प्रिज्म से कोई चीज लाइट अगर ऐसे जाती है तो वो रिफ्रैक्ट होके ऐसे तो निकलती है, प्रिज्म से हो भी रहा है वैसा। समझ गए? एक और जगह अप्लाई करते हैं, देखो लेंस में अप्लाई करते हैं। 4 लोग ले लो, एक ये यहाँ 5 ले लेते हैं, 2 3 4 और 5। ये बीच वाला जो सबसे मोटे रास्ते से गुजर रहा है ये सबसे धीरे हो जाएगा, तो ये सबसे पीछे होगा। ये ऊपर वाला थोड़ा सा ज्यादा ट्रेवल कर रहा है तो थोड़ा सा ज्यादा ट्रेवल कर रहा है, मतलब थोड़ा सा कम ट्रेवल कर रहा है तो थोड़ा सा आगे पहुंचेगा। ये सबसे ऊपर वाला सबसे और आगे पहुंचेगा, ये वाला थोड़ा इधर पहुंचेगा और ये वाला थोड़ा इधर पहुंचेगा। तो देखो इसका वेव फ्रंट ऐसे बनेगा, इसको व्हाइट कलर से बनाते हैं अपन, तो इसका वेव फ्रंट देखो कुछ ऐसा बनेगा। ये लाइट वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर ट्रेवल करती है, जो लाइट होती है वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर ट्रेवल करती है। तो देखो जो लाइट रेज ऐसी आ रही थी, वो देखो इसके परपेंडिकुलर कुछ ऐसे हो जाएंगी। ये यहाँ देखें तो ये कुछ ऐसे हो जाएंगी, ये इसके परपेंडिकुलर। क्या ऐसे होती है? क्या ये कन्वर्जिंग हो जाती है क्या इससे जाने के बाद में? बिल्कुल हो जाती है। तो मतलब हमने ये सही बनाया है। सिमिलरली कॉनकेव मिरर में देखें, ये वेव फ्रंट आया, 5 लोग ले लो फिर से, या 4 लोग ले लो, ये 1 2 3 4 5 5 लोग ले लिए। अब ये चलेगा, ये तो रिफ्लेक्ट होगा, तो यहां तक तो सबका पाथ सेम ही होगा। अब देखो ये रिफ्लेक्ट होएगा, तो ये सबसे पहले पलटी मार जाएगा। सबसे पहले पलटी मारने के बाद जब ये आगे पहुंच जाएगा उतनी देर में थोड़ी देर बाद पलटी मारेगा, ये सबसे देर बाद पलटी मारेगा तो ये यहाँ होगा। ये थोड़ा जल्दी पलटी मार जाएगा तो फिर ये यहाँ होगा, ये थोड़ा सबसे जल्दी पलटी मार जाएगा इसके साथ तो ये यहाँ होगा। तो इनका वेव फ्रंट देखो आप, इनका वेव फ्रंट ये ऐसे बन गया। लाइट रे इनकी परपेंडिकुलर होगी, तो जो पैरेलल लाइट रे आ रही थी, जो पैरेलल लाइट आ रही थी देखो वो इसके परपेंडिकुलर हो जाएगी, ऐसे 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 और ऐसे। तो ये इससे रिफ्लेक्ट होने के बाद लाइट ऐसी हो जाती है कुछ। समझ गए? ये वेव फ्रंट का खेल है सारा। ये हमने इतने डिटेल में इसलिए रिवाइज करा है क्योंकि इस पे कई बार ऐसे क्वेश्चंस आ चुके हैं कि ड्रॉ वेव फ्रंट एट लेटर टाइम। तो ये व्हाइट कलर से वेव फ्रंट बना लिया हमने। चेक करने का तरीका भी सिखा दिया। इसके परपेंडिकुलर लाइट रे बना दो, चेक कर लो क्या पैरेलल लाइट बीम आती है वो इससे रिफ्लेक्ट होने के बाद में ऐसे कन्वर्ज करती है क्या? बिल्कुल करती है। मतलब हमने वेव फ्रंट सही बनाया है। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब अपन जो है इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स कर लेते हैं। भाई वेव्स कैसे इंटरफेयर करती हैं? 2 सोर्स हैं, ये ऐसी वेव प्रोड्यूस कर रहा है, ये दूसरा सोर्स है ये ऐसी वेव प्रोड्यूस कर रहा है। इनका इंटरफेरेंस करा देते हैं भैया। तो इनका जब इंटरफेरेंस होगा तो ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, जब पीक से पीक मिल रही है इसे हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस।
तो इसका रिजल्टेंट कुछ ऐसा होता है। दूसरा हमको पता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कैसा होता है, जब एक के पीक से एक के नेगेटिव वाली पीक मिलती है, ठीक है ना, तो इसका इंटरफेरेंस हुआ, ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहलाता है। ये तो पूरा ही डिस्ट्रक्शन हो गया इसमें, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है ना। चलिए वेरी गुड। तो अगर हम सोर्सेस की बात करें, अब इंटरफेरेंस तो देख लिया, सोर्सेस की बात करें तो दो सोर्सेस कोहेरेंट कब कहलाते हैं, जब उनके बीच में कांस्टेंट फेज डिफरेंस हो, कांस्टेंट फेज डिफरेंस हो विद टाइम। इनकोहेरेंट सोर्सेस के लिए फेज डिफरेंस वेरी करता है, ठीक है। और जो दो इंडिपेंडेंट सोर्सेस होते हैं, ऑर्डिनरी सोर्सेस, जैसे दो बल्ब ले लिए, वो इनकोहेरेंट सोर्सेस होते हैं। ये ध्यान रखना, वो इनकोहेरेंट सोर्सेस होते हैं, ठीक है। इस पे भी कई बार सवाल आ जाते हैं कि दो बल्ब ले लिए, अब बताते नहीं वो कोहेरेंट है इनकोहेरेंट है, तो हमें खुद समझना पड़ता है कि वो इनकोहेरेंट है, ठीक है, दो ऑर्डिनरी बल्ब्स। चलिए, अगर अब इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स देखें अपन, तो दो वेव का इंटरफेरेंस करा रहे हैं, ये कोहेरेंट सोर्सेस से बनी हुई हैं, टाइम के साथ में फेज डिफरेंस फाई है, ठीक है। तो भाई सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से रिजल्टेंट जो होगा वो y1 प्लस y2 होगा। कैसे जोड़ते हैं इसको, वेक्टर मेथड से जोड़ते हैं। a1 का बनाया, a2 का बनाया, जो कि फाई एंगल आगे है, फाई एंगल आगे इस फेज से, ठीक है। इनका रिजल्टेंट हो गया, ये रिजल्टेंट हो गया, तो रिजल्टेंट हो जाता है a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई, ये एम्पलीट्यूड रिजल्टेंट का होल स्क्वायर। इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल होती है ए स्क्वायर की, तो देखो आई रिजल्टेंट इज इक्वल टू i1 प्लस i2 प्लस 2 रूट i1 रूट i2 cos फाई, वेरी इंपॉर्टेंट। i1 प्लस i2 प्लस 2 रूट i1 रूट i2 cos फाई, वेयर फाई इज फेज डिफरेंस बिटवीन टू सोर्सेस, ठीक है। चलिए, तो ये फॉर्मूला पढ़ा। अगर दो सोर्सेस सेम इंटेंसिटी के हो गए, दो सोर्सेस सेम इंटेंसिटी के हो गए आई नॉट के, तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आई नॉट प्लस आई नॉट प्लस 2 आई नॉट कॉस फाई, तो ये हो जाता है आई रिजल्टेंट इज इक्वल टू 4 आई नॉट कॉस स्क्वायर फाई बाई 2। फॉर्मूला लग जाता है, देखो ये क्या हो जाएगा, 2 आई नॉट प्लस 2 आई नॉट कॉस फाई, तो 2 आई नॉट कॉमन निकाल लें तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस फाई, 1 प्लस कॉस थीटा इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, तो 2 2 जा 4, तो 4 आई नॉट कॉस स्क्वायर फाई बाई 2। ये कब होता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये कब होता है, जब दोनों सोर्स की इंटेंसिटी सेम होती है, ठीक है, और फाई दोनों सोर्सेज में फेज डिफरेंस है, ठीक है। चलिए, अब जरा अगर अपन देखें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में cos फाई 1 होता है, फाई की वैल्यू 2n पाई होती है, फेज डिफरेंस 2n पाई होता है, 0 2 पाई 4 पाई 6 पाई, ठीक है। ए मैक्सिमम होता है, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है a1 प्लस a2, इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है रूट i1 प्लस रूट i2 का होल स्क्वायर, रूट i1 प्लस रूट i2 का होल स्क्वायर, ठीक है। और अगर i दोनों सेम है, आई नॉट है, तो रूट आई नॉट प्लस रूट आई नॉट 2 रूट आई नॉट का होल स्क्वायर 4 आई नॉट हो जाती है। मतलब अगर दो कोहेरेंट सोर्सेज हैं जो कि कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर कर रहे हैं आई नॉट और आई नॉट के, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हमें इंटेंसिटी 4 टाइम्स मिल जाती है, 4 आई नॉट मिलती है, ठीक है। ये ध्यान रखना, 4 आई नॉट मिलती है अगर सेम सोर्स के होते तो, ठीक। और अगर पाथ डिफरेंस के चक्कर में ही फेज डिफरेंस आ रहा हो, तो पाथ डिफरेंस कितना होगा कंस्ट्रक्टिव के लिए, वेव ऑन स्ट्रिंग में भी देखा था, साउंड वेव में भी देखा था, n लैम्डा होगा, 0 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा n लैम्डा। तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा जब होगा तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, प्रोवाइडेड फेज डिफरेंस सिर्फ डेल्टा एक्स के चक्कर में आ रहा है, मतलब पाथ डिफरेंस के चक्कर में आ रहा है, ठीक है। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है भैया, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में cos फाई -1 होता है, फाई की वैल्यू 2n प्लस 1 पाई होती है, 0 नहीं पाई 3 पाई 5 पाई, ए मिनिमम होता है a1 माइनस a2, इंटेंसिटी मिनिमम होती है रूट i1 माइनस रूट i2 का होल स्क्वायर, इंटेंसिटी मिनिमम 0 हो जाती है अगर सेम सोर्स होते हैं आई नॉट के। तो अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा सेम सोर्सेज, मतलब आई नॉट इंटेंसिटी के सोर्सेज में, तो मिनिमम इंटेंसिटी मिलती है हमको जिसकी वैल्यू 0 होती है, ठीक है। और ये डेल्टा एक्स कितना होता है 0.5 लैम्डा, 1.5 लैम्डा, 2.5 लैम्डा, 3.5 लैम्डा, 4.5 लैम्डा, मतलब आधा लैम्डा करके, ठीक है ना। तो n प्लस हाफ लैम्डा, समझ में आया, ठीक है। आगे बढ़े, याद रहेगा यहां तक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और
डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। चलिए अब हम जो है रिवाइज करते हैं YDSC, ठीक है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो इसमें क्या होता है भाई, एक सोर्स लिया हमने, ठीक है, ये 2 स्लिट्स ले लिया हमने, ठीक है। अब क्या है, इनके बीच में दूरी है d इज डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स S1 एंड S2। यहाँ पर एक स्क्रीन लगी हुई है, इनके बीच में डिस्टेंस है कैपिटल D, ठीक है, स्लिट्स और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस है कैपिटल D। अब क्या होगा भैया, देखो यहाँ से रेज जाएंगी, यहाँ पर इंटरफेयर करेंगे किसी पॉइंट P पर, तो पॉइंट P पर इंटरफेरेंस हो रहा है, इसके सेंटर से डिस्टेंस ले लें अगर ये y, तो जो पाथ डिफरेंस आ जाता है पॉइंट P पर, जो पाथ डिफरेंस आ जाता है पॉइंट P पर, उसको हम डेल्टा x अगर बोलें, भाई यहां से यहां तक और यहां से यहां तक के रास्ते में जो डिफरेंस आया, तो डेल्टा x आ जाता है y d बाई डी, y छोटा d अपॉन कैपिटल D, y छोटा d अपॉन कैपिटल D, पाथ डिफरेंस आ जाता है यहाँ पर। देखो पूरा एकदम एक एक स्टेप बाय स्टेप समझ लिया, विजुलाइज भी हो गया पूरा का पूरा, ठीक है। ये याद रखना, y छोटा d बाई कैपिटल D पाथ डिफरेंस होता है, ठीक है। चलिए भाई बहुत अच्छी बात। अब देखिए जब y इक्वल टू 0 होता है, जब ये पॉइंट होता है, तो यहां पर पाथ डिफरेंस 0 होता है, ठीक है। लैम्डा d बाई डी और 2 लैम्डा d बाई डी, इन पे मैक्सिमा बनता है, तो 0 पे बनता है सेंट्रल मैक्सिमा, y इक्वल टू 0 यहां बनता है सेंट्रल मैक्सिमा इस केस में, जहां पर पाथ डिफरेंस 0 होता है। लैम्डा d बाई डी, जब पाथ डिफरेंस लैम्डा हो जाता है, तो y की वैल्यू जब लैम्डा कैपिटल D बाई छोटा d हो जाती है, तो वहां पर फर्स्ट मैक्सिमा बनता है, यहाँ पर सेकंड मैक्सिमा बनता है, ऊपर नीचे दोनों साइड, और इनके बीच में मिनिमा बनते हैं, ठीक है, जहां पर साढ़े लैम्डा का पाथ डिफरेंस हो जाता है, ये पता है हमको। भाई देखो डेल्टा x इज इक्वल टू y छोटा d बाई कैपिटल D था, तो y की वैल्यू हो गई डेल्टा x कैपिटल D बाई छोटा d। तो जब डेल्टा x 0 होगा तो सेंट्रल मैक्सिमा बन रहा है, जब डेल्टा x लैम्डा होगा तो y की वैल्यू लैम्डा d बाई डी पे फर्स्ट मैक्सिमा, जब 2 लैम्डा होगा तो सेकंड मैक्सिमा, बीच में लैम्डा d बाई 2d, जब ये लैम्डा बाई 2 होगा 0.5 लैम्डा होगा तो मिनिमा बनेगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, तो ये फर्स्ट मिनिमा। 3 लैम्डा बाई 2d पर 1.5 लैम्डा बाई d पर बेसिकली सेकंड मिनिमा बनेगा, ठीक है। चलिए भाई बहुत अच्छी बात, समझ में आई बात। अब देखिए अगर अपन फ्रिंज विड्थ देखें, तो फ्रिंज विड्थ कितनी होती है भैया, तो जो फ्रिंज विड्थ होती है, यहां पर बनता है सेंट्रल मैक्सिमा, यहां पर बन गया फर्स्ट मैक्सिमा, इनके बीच की दूरी को फ्रिंज विड्थ कहते हैं, ठीक है। यहाँ नीचे भी बनेगा फर्स्ट मैक्सिमा, देन सेकंड मैक्सिमा, देन इधर भी सेकंड मैक्सिमा, तो सेंट्रल मैक्सिमा की इस बाजू और इस बाजू सेम चीज चल रही है, ठीक है। ये बनेगा फर्स्ट मिनिमा, ये फर्स्ट मिनिमा, फिर ये सेकंड मिनिमा, ये सेकंड मिनिमा, ऐसे मामला चलता है पूरा। तो फर्स्ट मिनिमा फर्स्ट मैक्सिमा, सेकंड मिनिमा सेकंड मैक्सिमा, ऐसे मामला चलता है, ठीक है। हर 2 मैक्सिमा के बीच में एक मिनिमा होता है, ठीक है। अब देखिए इंटेंसिटी अगर देखें तो मैक्सिमा पे होती है 4 I0, हमने देखा था दोनों सोर्स सेम इंटेंसिटी के I0 के, तो मैक्सिमा जो बनता है वो 4 I0 का बनता है, और जो मिनिमा बनता है वो 0 इंटेंसिटी का बनता है, ठीक है। तो 2 डार्क सक्सेसिव डार्क फ्रिंजेस और ब्राइट फ्रिंजेस को फ्रिंज विड्थ कहते हैं। कितनी होती है, लैम्डा d बाई डी, लैम्डा कैपिटल D बाई छोटा d, इसको ध्यान रखें, लैम्डा कैपिटल D बाई छोटा d, ये होती है फ्रिंज विड्थ, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है दिस इज फ्रिंज विड्थ, लैम्डा d बाई डी। चलिए भैया बहुत अच्छी बात। नाउ ये हमने अब इंटेंसिटी का वेरिएशन भी बता दिया यहाँ पर। अब तो एंगुलर फ्रिंज विड्थ देखें, अगर भाई एंगुलर कितना बना रही है, तो बीटा बाय डी, एंगुलर फ्रिंज विड्थ कितनी है, यहां से एंगल नापें तो कितनी है, तो बीटा बाय डी, तो ये हो जाएगी लैम्डा बाय छोटा डी। ये भी कई बार पूछ लेते हैं एंगुलर फ्रिंज विड्थ कि भाई एंगल कितना बना रही है, भाई यहां से देखे भाई ये भी एक फ्रिंज विड्थ के बराबर ही है, ये भी फ्रिंज विड्थ के बराबर ही है, फर्स्ट मिनिमम और फर्स्ट मिनिमम के बीच में, तो ये एंगल कितना है, थीटा, दैट इज बीटा बाय, ये एंगल है, ये डिस्टेंस है बीटा और ये डिस्टेंस है डी, ठीक है ना, तो बीटा बाय डी हो गया, ठीक है। चलिए भाई बहुत अच्छी बात। अब अगर अपन इसमें इंटेंसिटी का वेरिएशन देखें भैया, तो आई रिजल्टेंट 4I0 cos स्क्वायर 5/2 होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर मैक्सिमम मिनिमम ऐसे चल रहा है, ये इंटेंसिटी का वेरिएशन आ रहा है, तो इंटेंसिटी का ग्राफ बना है, तो इंटेंसिटी का ग्राफ कुछ ऐसा आता है, कॉस स्क्वायर का ग्राफ आता है। देखो कॉस स्क्वायर का ग्राफ, मैक्सिमा है 4I0 और मिनिमम वैल्यू है 0, तो कॉस स्क्वायर का ग्राफ चल रहा है यहाँ पर, ठीक है। ऐसे इंटेंसिटी का वेरिएशन हो रहा है। नाउ अगर 2 इंडिपेंडेंट सोर्सेज लें, देखो 2 इंडिपेंडेंट सोर्सेज लें, इनकोहेरेंट सोर्सेज लें, S1 S2 2 बल्ब्स हैं, ऑर्डिनरी बल्ब्स हैं, तो इनकोहेरेंट सोर्सेज होगा ये।
स्क्रीन पे जब इनका इंटरफेरेंस होगा, ये I1 और I2 इंटेंसिटी के हैं, तो स्क्रीन पे जब इंटरफेरेंस होगा तो जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी हर जगह आएगी वो I1 प्लस I2 ही आएगी। कहीं पर भी ले लोगे ना तो आप I1 प्लस I2 ही इंटेंसिटी आएगी, क्योंकि इन कोहेरेंट सोर्सेज हैं, इनके बीच में फेज डिफरेंस जो है लगातार चेंज हो रहा है, तो एवरेज आउट करके I1 प्लस I2 ही आएगी। ठीक है, तो ध्यान रखना यार, जब क्वेश्चन आए ना तो उसमें पढ़ना कि वो इनकोहेरेंट सोर्सेज की बात कर रहा है कि कोहेरेंट सोर्सेज की बात कर रहा है। इनकोहेरेंट सोर्सेज में I रिजल्टेंट I1 प्लस I2 होता है, इसमें इंटेंसिटी यूनिफॉर्म है सब जगह I1 प्लस I2। अज्यूमिंग कि इसके चक्कर में I1 आ रही है, इसके चक्कर में I2 आ रही है सब जगह। ठीक है, चलिए भाई, बहुत अच्छी बात, समझ गए। तो कहने का मतलब है कि जहां पर इसके चक्कर में I1 आएगी और इसके चक्कर में I2 आएगी, वहां पर I1 प्लस I2 होगा। वेरी गुड। अब देखते हैं जरा अपन शेप ऑफ फ्रिंजेस। YDSC में फ्रिंजेस का शेप कैसा होता है। तो अगर देखो एक सोर्स है, अब ये एक लाइन स्लिट से, बेसिकली रेक्टेंगुलर स्लिट से है, ये रेक्टेंगुलर स्लिट से है, तो इनके चक्कर में S1 S2 जो रेक्टेंगुलर स्लिट से, इनके चक्कर में देखो ऐसी फ्रिंजेस बनती हैं। ये रेक्टेंगुलर फ्रिंजेस बन रही है इनके चक्कर में, ये ऐसी फ्रिंजेस बन रही है ये। ठीक है, और अगर पॉइंट सोर्स हो, मतलब ये पॉइंट स्लिट्स हो, पॉइंट सोर्स वाली स्लिट्स हो, तो देखिए हाइपरबोलिक फ्रिंजेस बनती है इसमें। ये हाइपरबोलिक फ्रिंजेस है, ये पॉइंट है, देखिए ये एक पॉइंट, ये S1 ये S2। ठीक है, ये पॉइंट स्लिट्स है ये, है ना, तो हाइपरबोलिक बनती है। बेसिकली हाइपरबोला कब बनती है, जब डिफरेंस ऑफ द पाथ कांस्टेंट होता है, तो हाइपरबोलिक फ्रिंजेस बन रही है हमारे। ठीक है, ध्यान रहेगा। वेरी गुड। नाउ अगर कुछ ऐसा केस हो कि S1 S2 दो सोर्स यहां पर हो और ये स्क्रीन हो और ये परपेंडिकुलर रखी बेसिकली स्क्रीन, तो सर्कुलर फ्रिंजेस बनती हैं। तो सर्कुलर फ्रिंजेस बनती हैं, ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क सर्कुलर फ्रिंजेस बनती हैं। याद रहेगा? बिल्कुल रहेगा सर। चलिए, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनते हैं, ये उनका सेंटर होता है। और ठीक है, चलिए अब जरा कुछ और चीजें भी देखते हैं भाई अपन। भाई ये यहां से लाइट जा रही है, पॉइंट O है। अगर अब व्हाइट लाइट हमने भेजी, यहां से व्हाइट लाइट भेजी, तो देखिए इस तरह से हमको अलग अलग कलर के अलग अलग मैक्सिमा मिलते हैं। सेंट्रल मैक्सिमा व्हाइट मिलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है यार, इसमें कई क्वेश्चंस आ चुके हैं, कई क्वेश्चंस आ चुके हैं, ध्यान से सुनना। देखो अब हर कलर का मैक्सिमा अलग अलग मिलता है हमको। बीटा होती है लैम्डा डी बाई डी, कैपिटल डी और छोटा डी तो सबके लिए सेम है, लैम्डा अलग अलग है। सबसे ज्यादा लैम्डा किसकी होती है? रेड की सबसे ज्यादा लैम्डा होती है यार। विबग्योर होता है ना, हमको पता है विबग्योर होता है, लैम्डा ऐसे बढ़ती है यहां से, रेड की लैम्डा सबसे ज्यादा है, तो रेड वाले की फ्रिंज विड्थ सबसे ज्यादा होगी, तो बेसिकली रेड वाले का मैक्सिमम सबसे ऊपर बनेगा। तो ये फर्स्ट मैक्सिमम वायलेट सबसे नीचे बनेगा और फर्स्ट मैक्सिमम रेड सबसे ऊपर बनेगा। अगर इन सातों कलर्स की बात करें तो फर्स्ट मैक्सिमम रेड सबसे ऊपर बनेगा, ये ध्यान रखना। तो इन YDSC white light we get a wide fringe at central maximum that is at point of zero phase difference। जहां पर जीरो फेज डिफरेंस आ रहा है वहां पर सारे कलर का सेंट्रल मैक्सिमम बनेगा। तो जब एक ही जगह सबका सेंट्रल मैक्सिमम बनेगा तो सारे कलर्स फिर से कंबाइन होके क्या कलर देंगे यार? यहाँ रेड का भी बन रहा है सेंट्रल मैक्सिमम, वायलेट का भी बन रहा है, सबका बन रहा है, विबग्योर में सबका बन रहा है यहाँ सेंट्रल मैक्सिमम। तो बताओ आप, जब सब कलर एक जगह पे आ जाएंगे तो क्या मिलेगा? व्हाइट मिलेगा। इसलिए सेंट्रल मैक्सिमा की पहचान होती है कि व्हाइट कलर का होता है। ठीक है, समझ में आई बात? फर्स्ट मैक्सिमम वायलेट कलर का, फिर फर्स्ट मैक्सिमम रेड कलर का सबसे दूर मिलता है। ठीक, चलिए भाई, रिवाइज हो गई। वेरी गुड। नाउ अब देखते हैं वेरिएशंस इन YDSC। इसमें क्या क्या वेरिएशंस हमारे सामने आ जाते हैं। अभी तक तो हम नॉर्मल YDSC पढ़ रहे थे, अब कुछ वेरिएशन देख लेते। तो भाई ये स्क्रीन रखी हुई है, डिस्टेंस D है। अब इसमें क्या है, पॉइंट, ये जो सोर्स है ना वो यहाँ नीचे रख दिया, ये सिमेट्रिकली नहीं रखा, ये नीचे रख दिया, तो क्या होगा, यहां भी पाथ डिफरेंस आ जाएगा। पहले तो जब सोर्स यहां पर था तब तो S1 और S2 में कोई पाथ डिफरेंस नहीं था, लेकिन यहां पर अब पाथ डिफरेंस आ चुका है। तो अब क्या होगा, सेंट्रल मैक्सिमा यहाँ बीचों बीच नहीं बनेगा, सेंट्रल मैक्सिमा यहां पर कहीं बनेगा। ठीक है, CM शिफ्ट्स बट फ्रिंज विड्थ रिमेन सेम। इस केस में पूरा का पूरा पैटर्न ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। देखो ये रास्ता लंबा हो चुका है, अब ये रास्ता थोड़ा सा लंबा करना पड़ेगा ताकि इसका इफेक्ट काउंटर हो जाए। तो यहां पर आ गया भैया सेंट्रल मैक्सिमा, यहां पर पाथ डिफरेंस 0 है, इसको अगर O बोले
तो SS1O इज इक्वल टू SS2O, पूरा पैटर्न ऊपर शिफ्ट हो गया, लेकिन फ्रिंज विड्थ चेंज नहीं हुई। बीटा की वैल्यू तो अभी भी लैम्डा कैपिटल डी बाय छोटा डी ही है। ठीक है, समझ में आई बात। अब एक वेरिएशन कई बार और पूछ लेते हैं भाई, एक वेरिएशन कई बार आ जाता है कि अगर रे जो यहां से जो आ रही है, अगर जो यहां से आ रही है वो कुछ ऐसे आ रही है, ये एक वेरिएशन ये कई बार आ जाता है। ये डी है मान लो, ठीक है ना, और मान लो ये एंगल थीटा पर आ रही है, ये थीटा पर आ रही है, तो इन दोनों रेस के बीच में पार्ट डिफरेंस हो जाएगा। कितना पार्ट डिफरेंस हो जाएगा, ये 90 डिग्री बना है, ये एंगल थीटा है, तो जब हम सॉल्व करेंगे ना तो ये एंगल भी थीटा आ जाएगा, तो डी साइन थीटा का पाथ डिफरेंस जनरेट हो जाता है यहाँ पर, डी साइन थीटा का। तो ध्यान रखना, अगर टेढ़ी पैरेलल रेज ऐसी आ रही है, थीटा एंगल पे आ रही है, तो डी साइन थीटा का पाथ डिफरेंस वो लेके आती है यहाँ पर। तो ऑलरेडी डी साइन थीटा का पाथ डिफरेंस है, तो जब इंटरफेरेंस होगा ना, जब इंटरफेरेंस होगा, ये रास्ता लंबा है, तो सेंट्रल मैक्सिमा कहीं यहाँ पर बनेगा, सेंट्रल मैक्सिमा कहीं यहाँ पर बनेगा, फ्रिंज विड्थ उतनी की उतनी रहेगी, पूरा पैटर्न ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, डी साइन थीटा का पार्ट डिफरेंस होता है। चलिए, वेरी गुड, उसके ऊपर सवाल भी आया डी साइन थीटा के ऊपर, तो ध्यान रखना है ये। ठीक है, ऑप्टिकल पाथ देखते हैं जरा अभी अपन। ऑप्टिकल पाथ देखो, ग्लास स्लैब रख दी, म्यू की ग्लास स्लैब है, टी थिकनेस है, तो जो ऑप्टिकल पाथ हो जाता है वो म्यू टाइम्स टी हो जाता है। जो एयर में ऑप्टिकल पाथ हो जाता है वो म्यू टाइम्स टी हो जाता है। ठीक है, नाउ अब जैसे यहां पर रख दिया हमने इसको, यहां पर एक स्लिट के आगे ग्लास स्लैब लगा दी, एक स्लिट के आगे यहां पर ग्लास स्लैब लगा दी हमने, तो क्या होगा, तो बताओ, तो क्या सेंट्रल मैक्सिमम यहां पर बनेगा क्या? नहीं, ये तो टी का पाथ नहीं रहा, म्यू टी का पाथ हो गया, तो ये रास्ता ऑप्टिकली लंबा हो गया, तो सेंट्रल मैक्सिमम थोड़ा ऊपर बनेगा। यहां पर कुछ पाथ डिफरेंस आ गया है, अब ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस आ गया है, तो फेज डिफरेंस एट ओ डेल्टा एक्स अगर देखें तो म्यू माइनस 1 इंटू टी हो गया। भाई ये फेज डिफरेंस नहीं है, ये हमने जो लिखा है, ये लिखा है ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस, ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस है ऊपर, म्यू माइनस 1 इंटू टी, म्यू माइनस 1 इंटू टी का ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस आ जाता है। कैसे आता है भाई, ये म्यू टी, यहां पर पाथ डिफरेंस हो गया म्यू टी, ये वाली रेट तो ट्रेवल कर रही है टी, बाकी सब जगह तो सेम है, ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस इसके चक्कर में हो गया म्यू टी, इसके चक्कर में हो गया टी, तो डिफरेंस कितना आया, म्यू टी माइनस टी, तो म्यू माइनस 1 इंटू टी। तो ये स्लैब इंट्रोड्यूस करने पर म्यू माइनस 1 इंटू टी का पार्ट डिफरेंस एक्स्ट्रा आ गया। ठीक है, फ्रिंज विड्थ उतनी की उतनी रहती है, लैम्डा डी बाय डी, लैम्डा जो एयर में है इंटू डी बाय डी, इसमें कोई चेंज नहीं आता है। तो ये जो पूरा पैटर्न होगा इसमें, यहां सेंट्रल मैक्सिमा शिफ्ट हो जाएगा कहीं ऊपर, जहां पर पार्ट डिफरेंस 0 होगा, और फिर पूरा का पूरा पैटर्न इसमें भी ऊपर शिफ्ट हो गया। फील आई, यहां एक्स्ट्रा पार्ट डिफरेंस आ गया, यहां एक्स्ट्रा पार्ट डिफरेंस आ गया, तो अब इसको थोड़ा सा कवर करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा कवर करना पड़ेगा, ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, तब यहां सेंट्रल मैक्सिमम बनेगा, ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस 0 रहेगा यहां पर। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात, समझ में आई बात। अब ये यहां पर शिफ्ट हो गया, ये तो हमने ऑलरेडी देख ली। भाई वाई डिस्टेंस पे अब थोड़ी सी और कैलकुलेशन कर लेते हैं, वाई डिस्टेंस पे कितना पाथ डिफरेंस होगा। तो देखिए, स्लैब के चक्कर में म्यू माइनस 1 इंटू टी हुआ, माइनस यहां पर कितना हुआ, वाई डी बाई डी का पार्ट डिफरेंस वाई डिस्टेंस के चक्कर में आ गया। तो जब ये 0 होगा तो सेंट्रल मैक्सिमम बनेगा, जब ये 0 होगा तो सेंट्रल मैक्सिमम बनेगा, ये लैम्डा होगा तो फर्स्ट मैक्सिमम बनेगा। समझ गए? और बीटा जो फ्रिंज विड्थ है वो चेंज नहीं होगी, इसमें भी फ्रिंज विड्थ चेंज नहीं होगी, क्योंकि यहां तो मीडियम एयर ही है बेबी। ठीक है, यहां कुछ अलग मीडियम डाल दिया, पानी वानी भर दिया, तो फिर फ्रिंज विड्थ लैम्डा वाटर आ जाएगी, पानी भर दिया तो यहां पर। ठीक है, चलिए वेरी गुड। अब देखते हैं थिन फिल्म इंटरफेरेंस। अपन थिन फिल्म इंटरफेरेंस, तो ये थिन फिल्म है, मान लीजिए टी थिकनेस की, यहाँ एयर है, यहाँ म्यू है, यहाँ एयर है। अपन अब इंटरफेरेंस रिफ्लेक्शन में देखेंगे सबसे पहले। तो रेज यहाँ पे जाएंगी, रिफ्लेक्ट होके वापस ऊपर जाएंगी, तो क्या पैटर्न बनता है। तो देखो भैया, इसमें क्या मामला होता है, ये ऑप्टिकली रेयर मीडियम है, वन है इसका, म्यू एयर है, ये ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है, म्यू इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और ये फिर रेयर मीडियम आ गया। तो अब देखो, ये रे हमने भेजी, तो देखो 2 रेज आ रही है यहाँ पर, ये 2 रेज आ रही है। ये पहली रे, तो ये जाकर ये जो पहली रे आई, देखो ये जो पहली रे आई है, ये
पहली रे जो आई है ये तो, अरे भाई पहली रे को अपन ब्लू कलर से बनाते हैं, रुको। तो देखो ये जो पहली रे आई है ये यूं होके चली गई। अब ये क्या हुआ यहाँ पर, रेयरर से डेंसर पे टकराई तो फेज डिफरेंस आ गया पाए का। रेयरर से जाके डेंसर से टकरा गए तो पाए का फेज डिफरेंस आ गया 0.5 लैम्डा का। एक्चुअली में मतलब पाए का फेज डिफरेंस आ गया। पाए का फेज डिफरेंस मतलब लगभग क्या है, एग्जैक्टली 0.5 लैम्डा पार्ट डिफरेंस की इक्विवेलेंट है वो। अच्छा, दूसरी रे जो अंदर घुसी वो यहां से रिफ्लेक्ट हुई, यहां पर कोई फेज चेंज नहीं है, ये ऊपर आ गई। फिर ये दोनों इंटरफेयर कर रही है, यहाँ पर ब्लू और व्हाइट इंटरफेयर कर रही है। तो जो व्हाइट वाली ने जो एक्स्ट्रा पार्ट डिफरेंस ट्रेवल करा, ये जो व्हाइट वाली ने जो एक्स्ट्रा पार्ट डिफरेंस ट्रेवल करा वो कितने का करा, 2t का करा। तो देखो डेल्टा एक्स ऑप्टिकल n प्लस हाफ लैम्डा एयर में होगा तब वो कंस्ट्रक्टिव मैक्सिमम बनेगा। तब वो जब डेल्टा एक्स ऑप्टिकल n प्लस हाफ लैम्डा एयर होगा, n प्लस हाफ लैम्डा, क्यों भाई कंस्ट्रक्टिव में n प्लस हाफ लैम्डा क्यों, क्योंकि यहां पर ऑलरेडी हाफ लैम्डा का डिफरेंस आ चुका है। तो जब ये पाथ डिफरेंस 0.5 लैम्डा होगा उसमें ये 0.5 लैम्डा का घटत बढ़त होगी तब वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा बनेगा। तो n प्लस हाफ लैम्डा जब होता है तो कंस्ट्रक्टिव होता है। तो 2 म्यू टी, तो देखो ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस कितना हो गया, t डिस्टेंस 2t, ऑप्टिकल कितना हो गया 2 म्यू टी। तो जब 2 म्यू टी n प्लस हाफ लैम्डा होगा तब कंस्ट्रक्टिव मैक्सिमम बनेगा, और जब 2 म्यू टी n लैम्डा होगा तब डिस्ट्रक्टिव बनेगा। तब जो है ये डिस्ट्रक्टिव बनेगा। तो ध्यान रखना, जब ये रेयर से डेंसर में ऐसी जाती है तो 0.5 लैम्डा पर कंस्ट्रक्टिव होता है और पूरे लैम्डा पर डिस्ट्रक्टिव होता है। ठीक है, कई बार ये सवाल आ जाता है, कई बार आ जाता है। ठीक है, चलिए सिर्फ ऐसे एक चीज देखें, अगर अपन रिफ्लेक्शन में इंटरफेरेंस कराएं, अब ऐसी स्लैब रखी हुई है, बेसिकली स्लैब नहीं, ये ऐसा प्रिज्म रखा हुआ है, मान लीजिए ये ऐसा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ये, ठीक है ना। तो भाई यहां से हम देख रहे हैं तो इसमें पता है फ्रिंजेस का पैटर्न ऐसा बनेगा, फ्रिंजेस ऐसी बनेंगी इसमें। क्यों भाई ऐसी क्यों बनेंगी, 2 म्यू टी, ये टी डिस्टेंस की दूरी पर देखो यहां पर भी क्या होगा, एक रे तो जो है यहां से यूं रिफ्लेक्ट होकर चल जाएगी, दूसरी रे जो है वो यहां से यूं जाकर यूं होकर जाएगी। ये जब टी डिस्टेंस होगा तो वही 2 म्यू टी n लैम्डा पे डिस्ट्रक्टिव और n प्लस हाफ लैम्डा पे कंस्ट्रक्टिव। तो देखिए ऐसी फ्रिंज पैटर्न बनती है। ठीक है, ऐसी फ्रिंजेस बनती है यहां पर। दूसरी चीज देखें, अगर मान लीजिए ये ऐसा हेमिस्फेयर रखा हुआ है, सॉलिड हेमिस्फेयर रखा हुआ है यहां पर ये, तो इसमें न्यूटन रिंग्स बोलते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनते हैं इसमें, फ्रिंजेस कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होती हैं इसमें, न्यूटन्स रिंग बोलते हैं उसको। सेम चीज होती है इसमें भी, n लैम्डा पर डिस्ट्रक्टिव और n प्लस हाफ लैम्डा पर कंस्ट्रक्टिव। ठीक है, 2 म्यू टी, ये टी डिस्टेंस है, यहां पर भी सेम फंडा लग रहा है। तो पहले t ज्यादा होगा तो कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव कुछ भी हो सकता है, फिर बगल में दूसरा, फिर कंस्ट्रक्टिव, फिर डिस्ट्रक्टिव, फिर कंस्ट्रक्टिव, फिर डिस्ट्रक्टिव, फिर कंस्ट्रक्टिव, ऐसा चलेगा मामला। तो इसमें न्यूटन्स रिंग बनती है। आपको ये पूरा पढ़ना है ना, अगर ये पार्ट इंटरफेरेंस जो ये इसमें जो हो रहा है फिल्म का जो इंटरफेरेंस है, तो आप ईसर लैब डाउनलोड कर लें, उसमें थिन फिल्म इंटरफेरेंस का जो लेक्चर है वो लेक्चर देख लें, पूरा ये क्लियर हो जाएगा। अगर आपका ये क्लियर नहीं हो, आपको पहले पढ़ा हो समझ में नहीं आया हो, तो वहां से पूरा लेक्चर मिल जाएगा आपको ईसर लैब पर। ठीक है, अभी तो हम रिविजन कर रहे हैं। अब चलिए इंटरफेरेंस एंड ट्रांसमिशन देखते हैं। देखिए ये जो थिन फिल्म इंटरफेरेंस है, रिफ्लेक्शन वाला आ जाता है कई बार, ट्रांसमिशन वाला तो बहुत रेयर आता है, लेकिन कंप्लीटनेस के लिए हम इसको भी पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, ट्रांसमिशन में जब कैसे रिफ्लेक्शन होता है, वो इंटरफेरेंस होता है, ठीक है ना, ये YDSC के कंपैरिजन में इतने आज टॉपिक्स नहीं है, लेकिन कंप्लीटनेस के लिए पढ़ना तो जरूरी है। देखो अगर आपको टफ लगता है चैप्टर तो इसका पूरा लेक्चर भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो देखो इसमें क्या होता है, इसका फंडा कैसे होता है, 2 म्यू टी इक्वल टू डेल्टा एक्स ऑप्टिकल, n लैम्डा पे कंस्ट्रक्टिव और n प्लस हाफ लैम्डा पे डिस्ट्रक्टिव। अब इसमें उल्टा हो जाता है, रिफ्लेक्शन के कंपैरिजन में इसमें उल्टा हो जाता है। क्यों होता है, देखो एक रे आई मानो यहां से एक रे आई, ठीक है ना, वो जो एक रे आई वो सीधी निकल गई, ट्रांसमिशन में देखना है हमको तो सीधे निकल गई। बेसिकली हम यहां से देख रहे हैं, जो ट्रांसमिटेड आ रही है ना रे, यहां से देख रहे हैं हम बेसिकली, तो ये तो सीधी निकल गई। ठीक है ना, जो एक और
रे आई, मानो जो एक और रे आई, या इसी के जो दो टुकड़े हुए, मान लो ये व्हाइट वाली जो आई, एक मिनट ना, ये व्हाइट वाली को अपन इधर बनाते हैं, देखो ये तो ऐसे तो ये हो गई, और जो व्हाइट वाली आई वो इधर गई, ठीक है ना, ठीक है भाई, वो अंदर घुसी अंदर घुसी अंदर घुसी, अब उसका यहाँ से रिफ्लेक्शन हुआ, यहाँ से रिफ्लेक्शन हुआ, फिर कुछ एक बाहर भी जाएगी, वो हमारे काम की नहीं है, फिर जो पलट के वापस आएगी ना, ये जो पलट के वापस आएगी, ये और ब्लू वाली मिलके इंटरफेरेंस करेंगी, ठीक है। तो अब देखो ये व्हाइट वाली ने एक्स्ट्रा डिफरेंस कितना चला, 2 म्यू टी का चला, ठीक है, और ये डेंसर मीडियम है और ये रेयरर मीडियम है। ये थोड़ा सा टफ कॉन्सेप्ट है पर ठीक है, और ये रेयरर मीडियम है। अब यहाँ डेंसर से रेयरर में जाते हुए रिफ्लेक्शन हो रहा है तो कोई फेस चेंज नहीं आएगा, यहाँ भी डेंसर से रेयरर में हो रहा है तो कोई फेस चेंज नहीं आएगा। इसलिए जो पाथ डिफरेंस है 2 म्यू टी, टी और टी इंटू म्यू, 2 म्यू टी, जब वो n लैम्डा हो जाता है तो कंस्ट्रक्टिव हो जाता है, और जब वो साढ़े लैम्डा हो जाता है तो वो डिस्ट्रक्टिव हो जाता है। समझ में आई बात ये, ठीक है। तो ये हमने थिन फिल्म में इंटरफेरेंस देख लिया, रिफ्लेक्शन में भी और ट्रांसमिशन में भी, ठीक है। चलिए तो अब हम जो है डिफ्रैक्शन रिवाइज करते हैं, ठीक है ना। अब देखो जो टॉपिक है ना डिफ्रैक्शन, ये जेई मेन और नीट के सिलेबस में तो है पर एडवांस के सिलेबस में ये नहीं है, ठीक है ना। तो डिफ्रैक्शन क्या होता है भाई, डिफ्रैक्शन इज डिफाइंड एज बेंडिंग ऑफ वेव्स अराउंड द कॉर्नर्स ऑफ एन ऑब्स्टेकल। तो लाइट बेंड होती है, यस, लाइट जो बेंड होती है ना ऑब्स्टेकल्स के अराउंड, उसे डिफ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। इट इज जनरल कैरेक्टरिस्टिक एग्जिबिटेड बाय ऑल टाइप ऑफ वेव्स, सारी वेव्स इसको एग्जिबिट करती हैं, ठीक है ना। साउंड वेव हो, लाइट वेव हो, वाटर वेव हो और मैटर वेव हो, सारी वेव डिफ्रैक्शन शो करती हैं। वो तो हम कुछ में ऑब्जर्व कर पाते हैं जिसमें ऑब्स्टेकल की साइज उनकी वेवलेंथ के कंपेरेबल होती है, तो बड़े ऑब्जेक्ट्स हो जाते हैं तो फिर इसका इफेक्ट और कम हो जाता है, ठीक है ना। जैसे मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मस्त चीज डिफ्रैक्शन के बारे में, कि अगर हम शेडो देखें ना, परछाई देखें अगर हम, तो उसमें ऑल्टरनेट डार्क और ब्राइट परछाइयां दिखती है हमको, तो ये जो है डिफ्रैक्शन के कारण होता है। आप डिफ्रैक्शन का पूरा लेक्चर देखेंगे ना अगर ईसारा लैब पे, तो आपको उसमें दिखेगा कि बहुत प्यारे प्यारे एक्सपेरिमेंट्स करे हैं इसमें हमने। देखो शेडो का तो मैं आपको बताता हूं अभी कैसे शेडो ऑल्टरनेट डार्क और ब्राइट बनती है। देखो ये कागज ले लिया हमने, ठीक है ना, इस पे शेडो बनाएंगे, देखना है हम इस पे हम शेडो बनाने वाले हैं। ये देखो इस पे, ये देखो हमें हमारी उंगली की शेडो बना रहे हैं, देखो अभी ये। तो भाई लाइट्स ऑफ करके देखते हैं हम इसको, देखना। तो भाई लाइट्स ऑफ, हाँ भैया अब देखो आगे देखो, तो ये बड़ी शेडो के बगल में आपको एक पतली सी शेडो भी दिख रही होगी, एक ये दिख रही है ना पतली सी शेडो, ये देखो पतली सी शेडो दिख रही नहीं दिख रही है, ये पतली सी शेडो दिख रही है, तो ये डिफ्रैक्शन के कारण हो रहा है, ठीक है ना। लाइट्स ऑन, ठीक है, दिखा भैया बिल्कुल ये। तो आप ये एक्सपेरिमेंट करके देखने, शेडो अंधेरे कमरे में कैसे मोबाइल की रोशनी से शेडो करना, आपको देखना ऑल्टरनेट ब्राइट डार्क शेडो दिखेगी। तो देखो ये कमाल है, देखो ये फिजिक्स तो कमाल ही है, मतलब फील आई थी फिजिक्स की। एक जबरदस्त चीज और बताता हूँ डिफ्रैक्शन से, देखो आप क्या करना, एक बहुत प्यारा एक्सपेरिमेंट, कोई सी भी ट्यूबलाइट हो ना घर में, कोई सी भी लाइट हो, उसके सामने रखकर ऐसे उंगली और अंगूठे को मिलाने की कोशिश करना, पूरी मत मिलाना, टच मत करना, पर आप देखेंगे कि जैसे ये पास में आएंगे ना, तो आपको दिखेगा कि उंगली का एक पोर्शन जो है ना, वो अंगूठे के तरफ अपने आप ही टच करते हुए चले गया। जो उंगली का एक पोर्शन है ना, वो अंगूठे की तरफ बिना टच हुए, अभी एक्चुअल में टच नहीं हुए, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि उंगली में से, आपकी फिंगर में से कुछ निकल के आ रहा है, अंगूठे में से कुछ निकल के आ रहा है, और दोनों चिपक गए आपस में, जबकि फिजिकली चिपके हुए नहीं है वो, आपको ऐसा दिखेगा। क्योंकि देखो हमने स्लिट है ना बहुत पतली कर दी, ये हम स्लिट बना रहे हैं बेसिकली, ये डिफ्रैक्शन कर रहे हैं हम। तो आप लाइट के सामने करके देखोगे ना, तो देखो आपको दिखेगा कि यार ये उंगली और अंगूठा है ना टच कर रहे हैं। ये मुझे ना कमेंट्स में बताना आप ये कि किस किस को ये दिखा ऐसे, ये किस किस को ये ऐसे डिफ्रैक्शन में ही ना ये ऐसे दिखा, ये देखो बिना टच हुए ये ऐसा लग रहा है जैसे टच हो गए, अंगूठा और उंगली दोनों मिल गए आपस में। ये डिफ्रैक्शन का कमाल है, ठीक है। चलो ये तो फिजिक्स से मोहब्बत ऐसी तो होती है। चलो तो देखो ये स्लिट विड्थ एक ही ले ली हमने, एक ये डिफ्रैक्शन होने वाला है बेसिकली। अब एंगल थीटा ले लेते हैं यहाँ पर एक, ये तो
क्या होता है, मैक्सिमम मिनिमम बनता है यहाँ पर भी। तो ए थीटा की वैल्यू जब ए स्लिट विड्थ है, ए थीटा की वैल्यू जब 1/2 लैम्डा हो जाती है तो मैक्सिमम बनता है। जब n प्लस हाफ लैम्डा हो जाती है तो मैक्सिमम बनता है, और जब n लैम्डा हो जाती है तो मिनिमम बनता है। तो ऑल्टरनेट मैक्सिमम मिनिमम हमको मिलते हैं। ठीक है, 1/2 लैम्डा पर मैक्सिमा, पूरे लैम्डा पर मिनिमा। ठीक है, चलिए ध्यान रखना उल्टा हो रहा है इसमें, ये इंटरफेरेंस के रिजल्ट से उल्टा हो रहा है इसमें ये। ठीक है, अब इंटेंसिटी का वेरिएशन अगर अपन देखें, एंगल वर्सेस इंटेंसिटी का वेरिएशन देखें तो देखिए इंटेंसिटी का ग्राफ कुछ ऐसे आता है। यहाँ सेंटर में सबसे ज्यादा इंटेंसिटी मिलती है, फिर इंटेंसिटी भी घटती जाती है। तो देखो ये एंगल 0, ये लैम्डा बाई ए पे मिनिमा आ रहा है, फिर 2 लैम्डा बाई ए पे भी मिनिमा आ रहा है। हमने पढ़ा था ना, ए थीटा की वैल्यू जब n लैम्डा होगी तो मिनिमा आएगा। तो थीटा की वैल्यू n लैम्डा बाई ए जब हो जाएगी तो देखो 0 लैम्डा बाई ए, 2 लैम्डा बाई ए, तो सब पे मिनिमा आ रहा है। ठीक है, चलिए वेरी गुड, समझ में आया। ये फॉर्मूले होते हैं डिफ्रैक्शन में। तो चलिए भाई बहुत बढ़िया। अब हम रिवाइज करते हैं रिजोल्यूशन ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। इस पे भी कभी कभार सवाल आ जाता है, इसके फॉर्मूले याद रखेंगे तो अच्छी बात है एक। ठीक है, देखो अब रिजोल्यूशन क्या होता है, बेसिकली कौन से दो ऑब्जेक्ट्स को हम एक मतलब रिजोल्यूशन का मतलब होता है कि कितने पास में हम ऑब्जेक्ट्स ले आए, उससे कम पास में लाने से फिर वो अलग अलग नहीं दिखेंगे। आप 2 पॉइंट मार्क करो एक पेपर पे, उसको दूर लेके जाओ, तो एक पॉइंट के बाद में आपको वो दिखेंगे कि वो एक ही पॉइंट है। जैसे ये उंगली और अंगूठा एक हो जाते हैं ना, जैसे ये इतने पास में रखे, एक्चुअल में टच नहीं हो रहे, लेकिन हमारी आंखों को ये एक ही दिख रहे हैं। ये सब डिफ्रैक्शन का खेल है, ये सारा वही खेल यहाँ पर है कि दो ऑब्जेक्ट जो है कितने डेल्टा थीटा इसको अगर बोले कितने डेल्टा थीटा पर रखें कि जस्ट हमको ये रिजॉल्व मिल जाए। तो रिजॉल्व का मतलब होता है कि वो सेपरेट दिखे हमको, वो अलग अलग दिखे। तो डेल्टा थीटा मिनिमम मतलब डेल्टा थीटा जो है इससे कम वैल्यू होगी 1.22 लैम्डा बाई डी, तो हमें वो अलग अलग नहीं दिखेंगे, हमें ये दोनों पॉइंट्स एक ही दिखेंगे। इससे कम अगर डेल्टा थीटा हो गया तो हमें ये दोनों पॉइंट्स एक ही दिखेंगे, मिले हुए दिखेंगे। देखो उंगली और अंगूठे को इतने पास में लिया है, सब डिफ्रैक्शन कारण हो रहा है, तो ये हमको एक ही दिख रहे हैं अभी है। ठीक है, लैम्डा तो वेवलेंथ होती है लाइट की, और ये जो डी होता है ये डायमीटर ऑफ लेंस होता है, इसका डायमीटर होता है ये, इस लेंस का डायमीटर है डी। ठीक है, तो 1.22 लैम्डा बाई डी ये डेल्टा थीटा है। इससे कम होगा अगर ये डेल्टा थीटा तो हमें दो ऑब्जेक्ट अलग नहीं दिखेंगे, 1.22 लैम्डा बाई डी। ठीक है, अब अगर हम देखें रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप की रिजॉल्विंग पावर देखें तो वो डिफाइन होती है 1 बाय डेल्टा थीटा मिनिमम। यार जितना कम है डेल्टा थीटा होगा उतनी ज्यादा रिजॉल्विंग पावर होगी टेलीस्कोप की, मतलब वो उतना ज्यादा अच्छे से रिजॉल्व कर रहा है। जितना ये कम होगा मतलब उतने छोटे एंगल के ऑब्जेक्ट्स को भी वो अलग अलग दिखा पा रहा है। ठीक है, तो इसकी आंसर, इसके वैल्यू आ जाएगी डी अपॉन 1.22 लैम्डा। ठीक है, जहां पर डी ऑब्जेक्टिव लेंस का डायमीटर होता है। टेलीस्कोप में दो होते हैं ना, ऑब्जेक्टिव और आईपीस। ऑब्जेक्ट रखा होता है ऑब्जेक्टिव के साइड में, तो इसलिए ये ऑब्जेक्टिव का डायमीटर होता है ये। ठीक है, चलिए ये टेलीस्कोप की हो गई 1 बाय डेल्टा थीटा मिनिमम। माइक्रोस्कोप की जो डिफाइन होती है रिजॉल्विंग पावर वो कुछ इस तरह से होती है कि अगर इन दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में एक्चुअल डिस्टेंस डी है तो रिजॉल्विंग पावर डिफाइन होती है 1 बाय डी मिनिमम, कि मिनिमम दूरी डिफाइंड एज रेसिप्रोकल ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स व्हिच कैन बी जस्ट रिजॉल्व्ड व्हेन सीन थ्रू माइक्रोस्कोप। कि मिनिमम कितने दूरी के ऑब्जेक्ट्स को माइक्रोस्कोप अलग अलग दिखा सकता है, उसका रेसिप्रोकल, वो रिजॉल्विंग पावर डिफाइन होती है माइक्रोस्कोप की। यार टेलीस्कोप में डेल्टा थीटा से काम करना पड़ता है। देखो आपको लॉजिक बताता हूं इसका। टेलीस्कोप में डेल्टा थीटा 1 बाय डेल्टा थीटा मिनिमम डिफाइन करी थी उसमें तो, और इसमें 1 बाय डी मिनिमम कर रहे हैं। 1 बाय डेल्टा थीटा मिनिमम इसलिए करी थी क्योंकि यार टेलीस्कोप में तो हम दूर के ऑब्जेक्ट्स देखते हैं, उनके बीच में एक्चुअल सेपरेशन तो बहुत ज्यादा है, तो हमारी आंखों में जो थीटा बना रहे हैं वो हमारे लिए मैटर करता है। यार सन और जो दूर के ऑब्जेक्ट देखते हैं, स्टार्स वगैरह देखते हैं, तो उनके बीच की एक्चुअल डिस्टेंस की बात नहीं है, वो तो इन्फिनिट दूरी पे हमसे एक तरह से प्रैक्टिकली देखे तो बहुत दूर डिस्टेंस पे, इन्फिनिट दूरी मतलब बहुत दूर डिस्टेंस पे, इसलिए उसमें 1 बाय डेल्टा थीटा मिनिमम से डिफाइन होता है। और यहां पर 1 बाय डी मिनिमम से होता है माइक्रोस्कोप में, क्योंकि माइक्रोस्कोप में तो पास के ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है ना, तो 1 बाय डी मिनिमम। अब डी मिनिमम की वैल्यू कितनी होती है 1.22 लैम्डा बाय 2 tan बीटा।
और ये बीटा ये है। tan बीटा छोटा एंगल होगा तो sin बीटा भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। tan बीटा की वैल्यू हो जाती है d/2 अपॉन u, d/2 हो गया अपॉन u हो गया, ठीक है। ध्यान रहेगा 1/d मिनिमम याद रखना आप इसमें तो, ठीक है। और ये याद रख सको 1.22 λ/2 tan बीटा, तो ये याद रख लेना। अब देखो अगर मीडियम ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव के बीच में म्यू के मीडियम से भर दें, म्यू के मीडियम से भर दें, तो ये डी मिनिमम 1.22 λ/2 म्यू साइन बीटा आ जाता है। ये एनसीईआरटी में भी दे रखा है, इसलिए हम इसको पूरा कवर कर रहे हैं, ठीक है। 1.22 λ/2 म्यू साइन बीटा हो जाता है। समझिए कंसेप्ट समझ में आ गया, 1/d मिनिमम, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखते हैं पोलराइजेशन। अब देखो जो ये टॉपिक है ना पोलराइजेशन, इस पे सवाल आते हैं और इजी क्वेश्चंस आते हैं, तो इसको बहुत अच्छे से रिवाइज करना। इसमें एक ही फॉर्मूला होता है और इनफैक्ट दो होते हैं, ब्रूस्टर एंगल को मिला के दो फॉर्मूले होते हैं, पर जो पोलराइजेशन वाला है ना इस पे सवाल आते हैं और आसान सवाल आते हैं, तो ये हम छोड़े नहीं इसको, ठीक है। देखो तो पोलराइज लाइट किसको कहते हैं भाई, जैसे मान लो लाइट वेव है तो ये y डायरेक्शन में पोलराइज्ड है, दिस इज लाइक y पोलराइज्ड वेव। एक ही डायरेक्शन में इसके ऑसिलेशंस हैं तो y पोलराइज्ड वेव बोलते हैं इसको। तो ये पोलराइज्ड है बेसिकली, एक ही डायरेक्शन में इसके ऑसिलेशंस हैं y डायरेक्शन में, ठीक है। अनपोलराइज्ड वेव होती है जिसके सारे डायरेक्शंस में ऑसिलेशंस होते हैं, ठीक है। अब देखो अगर एक पोलराइज्ड वेव ले, एक पोलराइज्ड वेव ले I0 इंटेंसिटी की और उसको पोलरॉइड से पास करें जो कि थीटा एंगल पर है। पोलरॉइड क्या करता है, अपने डायरेक्शन में पोलराइज कर देता है उसको। तो ऑलरेडी पोलराइज्ड वेव है, ये पोलरॉइड है थीटा एंगल पे, तो जो हमको वेव मिलेगी ना वो इसके सेंस में पोलराइज मिलेगी, इसके हिसाब से पोलराइज मिलेगी और इंटेंसिटी उसकी आई हो जाएगी। कुछ इंटेंसिटी ये ब्लॉक कर देगा, कुछ इंटेंसिटी ये पास ऑन कर देगा। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि एक पोलराइज्ड वेव अगर एक पोलरॉइड से जाती है जो कि थीटा एंगल पर है, तो I इज इक्वल टू I0 cos स्क्वायर थीटा। I0 इंसिडेंट इंटेंसिटी, थीटा ये इसके पोलराइजेशन से कितने एंगल पर है, तो I0 cos स्क्वायर थीटा, इसको मालूज लॉ कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, I0 cos स्क्वायर थीटा, इस पे सवाल आते हैं, ठीक है। तो I0 cos स्क्वायर थीटा I की वैल्यू हो जाएगी, समझ गए, I0 cos स्क्वायर थीटा। अब देखो एक चीज और देखते हैं, अगर अनपोलराइज्ड वेव को एक पोलरॉइड से पास करते हैं तो उसकी इंटेंसिटी I0/2 निकलती है, इसके सेंस में पोलराइज होकर। ये सब डेरिवेशंस और सब कुछ हमने पूरे लेक्चर में करके रख रखे हैं, ये सिर्फ देखो रिवीजन लेक्चर्स हैं, तो फास्ट तरीके से फॉर्मूले और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिवाइज कर रहे हैं। आपको पूरा लेक्चर देखना हो पोलराइजेशन का तो वो ई सरल ऐप पर मिलेगा, वहां से देख लेना, पूरी फील आ जाएगी पोलराइजेशन की, ठीक है। तो अनपोलराइज्ड वेव जो है I0 इंटेंसिटी की है, तो आधी ब्लॉक हो जाती है इंटेंसिटी और आधी इंटेंसिटी I0/2 निकल जाती है इसके डायरेक्शन में, ठीक है। तो चलो एक क्वेश्चन देखते हैं इसमें। अगर अनपोलराइज्ड लाइट है, 60 डिग्री का ये पोलरॉइड है और ये पोलरॉइड ऐसे है, तो यहां से जो पहले वेव निकलेगी वो कैसे निकलेगी, I0 इंटेंसिटी की है, तो यहां से जो पोलराइज होके निकलेगी तो वो ऐसे निकलेगी I0/2, 60 डिग्री पर I0/2 निकलेगी, उसको हम I1 बोल रहे हैं। अब ये इस पोलरॉइड के लिए, ये पोलरॉइड 1, ये पोलरॉइड 2, अब पोलरॉइड 2 के लिए I1 इंसिडेंट हो गई, तो अब क्या होगा, इसके सेंस में पोलराइज निकलेगी I2 इक्वल टू I1 cos स्क्वायर 60। I1 की वैल्यू डाल देंगे I0/2 तो I0/8 हो गई इस सेंस में, समझ गए, ठीक है। चलिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस पे भी क्वेश्चंस आ चुके हैं इसलिए इसको हम ले रहे हैं। देखो पोलरॉइड P1 और पोलरॉइड P2 दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो अगर अनपोलराइज्ड वेव P1 से पास होगी तो ऐसा I0/2 इंटेंसिटी निकलेगी। अब देखो ये तो इसके परपेंडिकुलर है, इसके परपेंडिकुलर है, तो इसमें से जो इंटेंसिटी निकलेगी cos स्क्वायर 90 0 निकलेगी। तो जो इसमें की पॉइंट है कि अगर दो परपेंडिकुलर पोलरॉइड से अनपोलराइज्ड लाइट निकलती है, परपेंडिकुलर पोलरॉइड से तो जीरो लाइट निकलती है, जीरो इंटेंसिटी निकलती है, वेव की इंटेंसिटी 0 होती है। परपेंडिकुलर से अगर अनपोलराइज्ड निकलती है तो परपेंडिकुलर पोलरॉइड से, ठीक है, ध्यान रहेगा। चलिए अब पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग देख लेते हैं भैया।
जैसे मान लीजिए अनपोलराइज लाइट है एक ये, ठीक है, इसके एक्स वाई जेड, इसके वाई और जेड में वो है ऑसिलेशन से, और ये एक्स में प्रोपगेट कर रही है ये, ठीक है। यहां पर एक पार्टिकल को इसने एनकाउंटर करा, हम यहां देख रहे हैं, तो इसके जो ऑसिलेशन हैं ये वाले, वो वाई डायरेक्शन वाले वो ब्लॉक हो जाएंगे और जेड डायरेक्शन वाले निकल जाएंगे सिर्फ। तो देखिए जेड डायरेक्शन वाले जो हैं वो मिल गए, तो ये पोलराइज लाइट निकल गई, स्कैटरिंग से पोलराइजेशन हो गई, ठीक है। सनलाइट की होती है ऐसे ही है, स्कैटरिंग से पोलराइजेशन, ठीक है। चलिए अब रिफ्लेक्शन से देख लेते हैं भाई, पोलराइजेशन में रिफ्लेक्शन। तो क्या है, एक म्यू का मीडियम लिया, एक इंसिडेंट लाइट आई, फिर वो रिफ्रैक्ट हुई और वो रिफ्लेक्ट भी हुई। तो देखिए इसमें क्या होता है, ये रिफ्रैक्टेड रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, तो रिफ्लेक्टेड रे पोलराइज मिलती है, कब मिलती है पोलराइज, एक कंडीशन होती है, रिफ्लेक्टेड रे इज कंप्लीटली पोलराइज व्हेन रिफ्रैक्टेड एंड रिफ्लेक्टेड रेज आर परपेंडिकुलर। जब ये दोनों परपेंडिकुलर होती है ना, देखो ये दोनों परपेंडिकुलर होती हैं, रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड, तो ये कंप्लीटली पोलराइज होती है। और इस एंगल को इस सिचुएशन में ब्रूस्टर एंगल बोला जाता है। इन दिस सिचुएशन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड ब्रूस्टर एंगल, ये ब्रूस्टर एंगल होता है ये, ठीक है। कब मिलती है कंप्लीटली पोलराइज, जब रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रे परपेंडिकुलर हो। तो मैथमेटिक्स देख लेते हैं इसकी, तो tan आई बी ब्रूस्टर एंगल का tan इज इक्वल टू म्यू होता है, ठीक है। तो आई बी इक्वल टू tan इनवर्स म्यू, और ये कब होता है, देखो जब आई बी प्लस आर 90 डिग्री हो जाता है। ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ये आई बी है, ये टोटल मिला के 180 डिग्री है, 180 में से 90 माइनस कर दिया, 180 में से 90 माइनस कर दिया तो 90 हो गया, आई बी प्लस आर इक्वल टू 90 डिग्री। तो इसको डिराइव भी कर सकते हैं, अभी हम पर रिजल्ट ही देख रहे हैं, tan आई बी इक्वल टू म्यू, इसका tan म्यू के बराबर होता है। तो ये जब ये कंडीशन हो जाती है तो हमें रिफ्लेक्टेड रे पूरी पोलराइज मिलती है, कंप्लीटली पोलराइज मिलती है, और इस एंगल को ब्रूस्टर एंगल बोलते हैं। समझ में आई बात? हुआ देखो वेव ऑप्टिक्स रिवाइज जबरदस्त तरीके से। तो देखो हमने इतना बड़ा चैप्टर जो है कुछ ही टाइम में रिवाइज कर लिया, तो आप इसको रिवाइज करके जरूर जाएं। इसके फॉर्मूले आपको याद नहीं हो रहे हैं अगर, तो इसको वापस से 1.5x या 2x पे देख लें, ठीक है। और आपको एक काम और करना है, ई सरल के चैनल को सब्सक्राइब करना है, ये दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना है, ठीक है। तो चलिए ऑल दी बेस्ट। और माइंड मैप आपको कहां मिलेंगे, नीचे लिंक मिल जाएगी आपको, उसमें माइंड मैप मिल जाएंगे आपको। चलिए।